नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ मेरा नाम है रजत कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएसएन विद रजत कौशिक। जीएसएन विद रजत कौशिक यूट्यूब चैनल पर जैसे आप जानते हैं कि हम आपके सामने सामान्य ज्ञान से संबंधित रोचक जानकारियां महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ लेकर आते हैं। और हमारा उद्देश्य भी आपको भली भांति पता ही है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे ज्ञान के साथ साथ लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो हमारी वीडियो देखकर। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो का जो आज टॉपिक रहेगा वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका रहेगी। इसे प्रस्तावना भी कहा जाता है, उद्देशिका भी कहा जाता है, क्योंकि उद्देशिका इसलिए कहा जाता है कि 13 दिसंबर 1946 को जब नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया तो उसके 5वें दिन इस कुछ कोट के साथ उन्होंने इस सभा को संबोधित किया था। तो उसी के फलस्वरूप ये निकल के आया कि एक भाई प्रस्तावना महत्वपूर्ण है, उद्देशिका महत्वपूर्ण है संविधान के लिए। तो इसी क्रम को आगे कर एक उद्देशिका बनाई गई, प्रस्ताव बनाया गया। ठीक है, तो उसी का अंश है ये। ठीक है, अंश कैसे है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मर्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यह एक प्रस्तावना का मूल रूप है। ठीक है, जिसका उद्देशिका भी कहते हैं। और यह जो मूल रूप है ये संशोधित है। यह हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष और एक राष्ट्र की अखंडता और एकता। क्योंकि ये शब्द जोड़ने का जो औचित्य था वो इतना था, जो हमारे नेहरू जी थे, आप अगर जो इतिहास में पहले जाओगे तो नेहरू जी के साथ राम मनोहर लोहिया जी हो गए और एक दो नाम मेरे याद नहीं आ रहे। तो इस समाजवाद के एक बहुत मतलब कि प्रवर्तक थे, एक तरीके से समाजवाद को फॉलो करने वाले आदमी थे। तो उसी के फलस्वरूप इंदिरा गांधी की जब सरकार आई तो उस जमाने में समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य और समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता और एकता राष्ट्र की ये शब्द जोड़े गए। ठीक है, उससे पहले का क्या स्वरूप था, जब वेनेगल नरसिंह राव जी ने संविधान सभा में जब प्रारूप तैयार किया था तो उन्होंने सिर्फ 2 लाइनों का एक उद्देश्य मानना था। वो मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। वो क्या था, वो था कि हम भारत के लोग जो समान हित के लिए प्रयत्नशील हैं एतद द्वारा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से यह संविधान अधिनियमित अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, उसी के साथ ही उससे पहले 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक के 5वें दिन उद्देश्य प्रस्ताव के साथ नेहरू जी ने कुछ कोट कहे थे। वो क्या थे, वो थे प्रस्ताव होते हुए भी यह प्रस्ताव बहुत से ज्यादा है, यह घोषणा है, यह एक दृढ़ निश्चय है, यह एक प्रतिज्ञा है और दायित्व है और हमें विश्वास है कि यह एक व्रत है। यह प्रस्ताव टूटे फूटे शब्दों में संसार को बताना चाहता है कि हमने इतने दिनों से किस बात की अभिलाषा रखी थी, हमारा स्वप्न क्या था। तो यह नेहरू जी ने कोर्ट कहा था। तो उसी कोर्ट के उपलक्ष्य में फिर इस पर वाद विवाद हुआ। 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के साथ जो कोर्ट था वो आत्मार्पित कर लिया गया था। और फिर जो मूल आपकी उद्देशिका प्रस्तावना निकल के आई वो क्या थी, वो थी फरवरी 1948 में जो आरंभिक रूप था वो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपको। वो था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख मई 1948 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। फिर इसके बाद इस पर 17 अक्टूबर 1948 को बहस हुई, 1949 को उसके बाद जब 49 में इस पर बहस हुई तो फिर मई 1948 की जगह इस पर 26 नवंबर 1949 तारीख आ गई। ठीक है, बहस होने के बाद जब संविधान के फ्रंट पेज पे स्थान दिया गया। अब बात करेंगे ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जितने भी भारत के नागरिक हैं, लोग हैं, वो इसी के अंतर्गत अपनी सुरक्षा और अपनी एक जो आधार है वो यहीं से प्राप्त करते हैं। जैसा कि पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तो यानी कि केंद्र बिंदु क्या हो गया, पूरी प्रस्तावना का केंद्र बिंदु हो गया हम भारत के लोग। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वनडे एग्जाम जो होता है, उसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना का केंद्र बिंदु क्या है, तो केंद्र बिंदु क्या होगा, हम भारत के लोग आता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि प्रस्तावना का केंद्र बिंदु क्या माना गया है, तो माना गया है हम भारत के लोग। ठीक है, उसके बाद भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसी वीडियो आती रहती है, कोई कहता है कि पूर्ण रूप से आजादी नहीं मिली देश को या ऐसा है, तो उसका जो खंडन है ये शब्द करता है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व का अर्थ होता है किसी पे किसी का अधिकार नहीं। ठीक है, यानी कि किसी अगर जो कोई स्वतंत्र है पूर्ण रूप से, तो वो अपने नाम क्या क्या प्रभुत्व लगाएगा, यानी कि उस पर किसी का, वो किसी के अधीन नहीं है। प्रभुत्व संपूर्ण का अर्थ है आंतरिक और बाह्य तौर पे। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व क्या है, दो तरीके से होता है, एक तो आंतरिक तौर से प्रभुत्व, एक होता है बाह्य तौर पे प्रभुत्व। तो ये संपूर्ण शब्द दोनों अर्थों की पूर्ति करता है, बाह्य की भी और आंतरिक की भी। तो इस शब्द का अर्थ हो गया कि हमारे पे हम किसी के अधीन नहीं है, हम स्वतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, जैसे जर्मनी, फ्रांस वगैरह की तरह। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं, समाजवादी शब्द जो है, समाजवादी शब्द ऐसे नहीं जुड़ा, रूस की क्रांति में समाजवाद का एक महत्वपूर्ण योगदान था, तो उसी की देन समाजवाद है। पूरी जो ये क्या नाम आपकी प्रस्तावना है, ये पूरी प्रस्तावना ही पाश्चात्य संस्कृति की देन है। ठीक है, पश्चिम में हमारे जितने भी विचारक हुए या राजनीतिक व्यक्ति हुए, उन्होंने पश्चिम का जो इतिहास देखा, वहां से सीखा और उस अपने संविधान में स्थान दिया। इसीलिए हमारा जो संविधान है विविध राष्ट्रों की संविधान का एक समावेश स्रोत है। ठीक है, तो यानी एक सवाल है आपके लिए, सवाल क्या, उत्तर मैं ही दे दूंगा, कोई बात नहीं, तो ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये था कि जो भारत का संविधान, जो भारत का लिखित संविधान है, वो किसकी देन है, तो वो फ्रांस की देन है। फ्रांस के संविधान से हमने यह प्रेरणा दी कि भारत एक लिखित संविधान का निर्माण करेगा। तो अगला शब्द चलते हैं पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष भी आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष का जो अर्थ होता है, आजकल कहने लगे कि धर्म निरपेक्ष, पर धर्म निरपेक्ष अलग है, वो तो एक वोट की राजनीति के लिए एक धर्म शब्द जोड़ दिया, नहीं तो संविधान का जो मूल स्वरूप है उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द ही है, और पंथ निरपेक्ष को कहीं भी उन्होंने धर्म निरपेक्ष नहीं लिखा हुआ। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि जो कोई भी मतलब कि जैसे भारत है, जैसे मुस्लिम राष्ट्र है आपका पाकिस्तान, ये सऊदी अरब, ये हिंदू राष्ट्र है आपका नेपाल, तो उस आधार पे ये किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा। ठीक है, सभी धर्मों को समभाव भाव से स्थान देगा अपने राष्ट्र में। तो इस शब्द का यह अर्थ है। उसके बाद चलते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई, साथ ही इसमें गणराज्य शब्द भी है। तो गणराज्य, जैसा कि आप प्राचीन भारतीय इतिहास में जाओगे तो ये गणराज्य शब्द भारत की देन है, क्योंकि भारत के अंतर्गत आपके महाभारत काल में भी देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ गणराज्य स्थापित थे। गणराज्य का मतलब होता है कि जनता के बीच से ही उठ के एक व्यक्ति
आके जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हुए जनता के लिए शासन करता है। ठीक है, गणराज्य उसका एक विस्तृत रूप, गणराज्य उसका एक मतलब कि उस शब्द की व्याख्या है गणराज्य। तो उसके साथ ही उसके अब इसमें 3 प्रकार के न्यायों का समावेश किया गया है। 3 प्रकार के न्याय थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, भारत के नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, उनके नाम है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कई बार वनडे एग्जाम में आपके आ जाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय भारतीय लोगों को दिया गया है, तो 3 प्रकार का न्याय दिया गया है। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, ये 3 प्रकार के न्याय भारतीय लोगों को प्रस्तावना द्वारा दिए गए हैं संविधान के अंतर्गत। उसके बाद 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय लोगों को दी गई है। ठीक है, वो स्वतंत्रताएं क्या क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, ये 5 शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विचार से संबंधित कोई भी व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है, उसे सोचने का पूर्ण रूप से अधिकार है। अभिव्यक्ति, कुछ भी व्यक्त करने का अधिकार है अपनी सोच के अनुसार। ठीक है, उसके बाद भी मैं बताऊंगा इन पर क्या क्या फाउंडेशन लगे, ये अपवाद के तौर पे है। फिर विश्वास, वो किसी भी धर्म में, किसी भी लोक पे, किसी भी क्या कह सकते हैं आपका, किसी भी चीज पे एक विश्वास उसे करने का अधिकार है। ठीक है, उसे अपना धर्म अलग से चुनने का अधिकार है। वो किसी भी धर्म में जावे, किसी कुछ भी होवे, मतलब कि वो भाई हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, वो उसे हर प्रकार का स्वतंत्रता है। वो किसी की भी उपासना, वो किसी भी धर्म में जा सकता है। उपासना, वो किसी की भी उपासना कर सकता है, किसी गुरु की उपासना कर ले, किसी व्यक्ति की उपासना कर ले, किसी भगवान की उपासना कर ले, किसी देव की उपासना कर ले, उस अधिकार है, वो किसकी भी उपासना कर सकता है। तो 5 प्रकार के ये आपकी स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, उसे करते हुए फिर प्रतिष्ठा और समता, इसके प्रतिष्ठा और समता यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर का मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर जो कोई भी, यानी कि जैसे आप कह सकते हैं, अब भारत में क्या है, भारत में किसी को भी कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जाता। ठीक है, उससे पहले क्या था, अंग्रेजी गवर्नमेंट यानी कि राय बहादुर की उपाधि दे देती थी, या फिर आपने देखा हो कि आपका अकबर के जमाने में 9 रत्न थे। उससे पहले जाओ को क्या नाम, मौर्य काल में कई ऐसे अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर रखी थी। तो उस सब पर प्रतिबंध लगाते हुए प्रतिष्ठा और अवसर की समान रूप से बांटा जाएगा, यानी कि किसी को भी जाति या फिर उसकी विशेषिक गुण आचरण पे उसे नहीं मिलेगा, बल्कि एक लेवल से सबको समान अवसर मिलेगा। नौकरी में, या फिर आप कह सकते हैं आप किसी भी ओहदे के लिए, तो एक अवसर और समान अवसर और प्रतिष्ठा की एक समता निश्चित कर दी गई कि सब इक्वल है, इसमें कोई नहीं होने का। और यो की गई किस लिए प्रतिष्ठा और अवसर की? अमेरिका के तर्ज पे। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में के संविधानों में वर्णित है कि सभी समान रूप से एक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है अमेरिका से आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इन सब के उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अब जितनी भी आपकी स्वतंत्रता और समानता के अवसर दिए गए थे, इन पर कुछ बाउंडेशन लगा दी, यानी कि कोई भी व्यक्ति वैचारिक तौर पर तो कुछ भी सोच सके, पर वो व्यक्ति की गरिमा का पालन करेगा, यानी कि कोई भी खड़ा होगा किसी को गाली नहीं दे सकता। ठीक है, उसके बाद अभिव्यक्ति के अंतर्गत हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। अगर जो उसने, आपने देखा होगा कई बार कि भाई मानहानि का केस हो, तो वो व्यक्ति की गरिमा, वो यहां से, ये शब्द की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, व्यक्ति की गरिमा के अंतर्गत उसे ध्यान रखना चाहिए कि अभिव्यक्ति क्या अभिव्यक्त करने वाला है। ठीक है, विश्वास तो कर रहा, पर वो भाई अंधा होकर विश्वास नहीं कर सकता कि, यानी कि मैं विश्वास कर रहा और उसके खिलाफ कुछ केस वगैरह लग गया और वो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है,
तो उस पर बाउंडेशन लगेगी भाई। ठीक है, उसके बाद धर्म और उपासना में भी यही है। धर्म और उपासना करते हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता पे कोई प्रतिघात नहीं कर सकता। ठीक, तो ये 5 आपकी स्वतंत्रताएं जो दी गई हैं वो राष्ट्र की एकता और अखंडता में कोई बाधक ना हो और व्यक्ति की गरिमा बनाए रखें दूसरे की। तो यह 5 स्वतंत्रताएं इन 2 महत्वपूर्ण बातों के साथ अपना एक जो संदर्भ है वो व्यक्त करती है। ठीक है, उसके बाद आपस में बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, जब इस संविधान सभा में जितने भी हमारे सदस्य थे 287 सदस्य थे, 284 284 सदस्य थे, तो उन्होंने जब इस संविधान सभा पे हस्ताक्षर किए तो उन्होंने कहा हम इसे अंगीकृत करते हैं, हम इसे अधिनियमित करते हैं और हम इसे अपनी आत्मा को इसमें समर्पित करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो एक भारत लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना करने का जो उनका उद्देश्य था वो पूरा हुआ था 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, उसमें 3 शब्द नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता। ये बात ध्यान रखना, आपका 26 नवंबर 1949 को ये नहीं थे, ये जुड़े आपके 42 संशोधन 1976 के बाद। अब इस पर करते हैं कुछ मोटा मोटी बातें। ठीक है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या आती है कि भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। ठीक है, प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा गया है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में कोई संशोधन नहीं कर सकता। वो संशोधन इसलिए नहीं कर सकता कि आपका जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक वाद हुआ था 1973 में, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि भारत की जो प्रस्तावना है वो भारत का एक मूलभूत ढांचा है। ठीक है, अगर जो ढांचे में कोई परिवर्तन कर दिया, उसमें से कुछ निकालना, जैसे एक बिल्डिंग है, अगर जो उसकी नींव में से एक ईंट भी निकालते हैं तो उसके गिरने का खतरा है। तो इसलिए यह एक भारत की आत्मा है प्रस्तावना। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा है, तो इसमें कुछ छेड़छाड़ करिए तो संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी। तो इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होगा, बशर्ते अगर जो भारत की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ जोड़ा जाए तो वो हम इसमें कर सकते हैं। यानी कि इसमें हम नकारात्मक परिवर्तन कुछ नहीं कर सकते, हम इसमें सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं, यह कहा गया है। और यह भी 368 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत इसे एक विशेषिक दर्जा दिया गया है कि इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। क्योंकि देखा गया था जो बेरुवाड़ी केस हुआ था आपका, उसमें क्या हुआ था, बेरुवाड़ी केस में, इसमें नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे कौन से न्यायाधीश थे, उन्होंने इसमें कुछ बदलाव किए थे। बदलाव कैसे कर दिए थे कि आपका जो, सॉरी मैं एक बार एक लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। बेरुवाड़ी केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध होगी तथा प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में वहां सहायता करेगी। ठीक है, यानी कि संविधान के अंतर्गत जब को लिया गया तो ये सारा लिखा गया तो इंग्लिश में था, अब इसे ट्रांसलेट जब किया गया तो उसमें शब्दों में थोड़ा बहुत चेंज हो गया था। तो उसमें क्या कहता है कि संविधान की जो ये है प्रस्तावना, ये विधिक निर्वाचन में सहायता करेगी। ठीक है, यह इसमें बात कही गई थी। उसके बाद क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि यह प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, और इसलिए विधायिका और संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। यह बात भी बेरुवाड़ी केस में कही गई थी। फिर उसके पहले जो हुआ था, एक हुआ था ये यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल केस 1957। इसमें यह कहा गया कि न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता प्रस्तावना को। ठीक है, यानी कि प्रस्तावना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर जो इसकी अवहेलना करता है तो उसे न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता। और
इसी केस का आधार बना के आपका जो केशवानंद भारती थे ये गए थे सुप्रीम कोर्ट। तो फिर जब गहन अध्ययन हुआ तो उसके बाद ये माना गया कि भारत की जो ये थी क्या नाम आपका प्रस्तावना, यह एक मूलभूत ढांचा है। जब उन्होंने भाई जांच पड़ताल करी, इस पे काफी गहन मंथन हुआ, तो इसे एक मूलभूत ढांचा माना गया 1973 के बाद। और इसमें कहा गया कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं होने का और यह अपने पूर्ण रूपेण रहेगी। ठीक, इसमें हम नकारात्मक संशोधन कोई नहीं कर सकते, इसमें हम सिर्फ सकारात्मक संशोधन कर सकते हैं, वो भी जब इसके स्वरूप में कोई बदलाव ना होते हुए भारत की एकता और अखंडता में बढ़ोतरी हो। इस आधार पे आपका ये केशवानंद भारती केस समाप्त हुआ था। ठीक है, तो यह एक हमारी प्रस्तावना थी भारतीय संविधान की। मेरा मानना है कि मैंने जो एक व्याख्या की है, ये टूटी फूटी व्याख्या की है आपके सामने, क्योंकि भाई मैं इतना बड़ा कोई गुरु तो हूं नहीं, पर छोटा सा छात्र हूँ। जितना मेरी समझ में आता है उतना मैं आपके सामने आता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि भारतीय संविधान किस प्रकार इसमें भारतीय लोगों की शक्तियां निहित हैं और किस प्रकार नहीं है। क्योंकि देखा गया है कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि एक जाति प्रथा चल पड़ी है, आपका धर्म विशेष चल पड़ा है। तो आप बात तो करते हैं संविधान की, पर संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लोगों से अवगत नहीं कराते। क्योंकि आप इसमें देख सकते हो, इसमें कोई बदलाव किया नहीं जा सकता। आजकल काफी चर्चाओं का विषय हो रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। जब संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में हम कोई बदलाव कर ही नहीं सकते तो हम हिंदू राष्ट्र कैसे बना सके। पंथ निरपेक्ष शब्द हटा ही नहीं सकते हम संविधान में से, सबसे मेन बात तो यही है। तो हम कैसे पंथ निरपेक्ष की जगह हिंदू राष्ट्र लगा देंगे। तो पंथ निरपेक्ष लिख ही दिया उसने संविधान में। तो यह कुछ बातें थी, मेरा मानना है आपकी समझ में आई होंगी व्याख्याओं के साथ। पर इसमें कुछ थोड़ा बहुत संशय रहा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। आगे से मैं और भी अच्छे प्रयत्न के साथ आपके सामने अपने विचार रखूंगा और आपको नई जानकारियों से अवगत कराऊंगा। इसी के साथ लेता हूं विदा, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।